हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में BHIC 133 भारत का इतिहास 1206 से लेकर के 1707 में यूनिट नंबर 2 या आप कह सकते हैं चैप्टर नंबर 2 में देखेंगे दिल्ली सल्तनत की स्थापना, प्रसार और सुदृढ़ीकरण। इसमें जो आज हमारा टॉपिक है, जो हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस क्वेश्चन के एग्जाम में आने की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा हैं और ये कई बार क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है। इसीलिए शायद मैं आपको इस क्वेश्चन को पढ़ाने के लिए भी आया हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ज़रूर देखिएगा। इसमें जो मैं बताता हूँ उसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, क्योंकि अगर आप अच्छे से एक बार समझ लेंगे तो आपके ये क्वेश्चन हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो इसलिए इसमें जो हमारा आज का क्वेश्चन सवाल है या कह सकते हैं प्रश्न है, देखिए 2.7 में आप देखेंगे राज्य की प्रकृति। ठीक है, 2.7 में क्या है, राज्य की प्रकृति। और क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, मैं आपको क्या बोलूंगा, सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन बोलता हूं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत काल में, ध्यान सुनिएगा, दिल्ली सल्तनत काल में राज्य की प्रकृति कैसी थी उसके बारे में बताइए। यानी दिल्ली सल्तनत जो शासन काल चल रहा था उसमें जो राज्य की प्रकृति है, वह राज्य की प्रकृति का मतलब होता है कि जो राज्य था, यानी पूरी दिल्ली सल्तनत में अगर देखेंगे तो जो स्टेट था उसका नेचर क्या है, उसका स्वभाव क्या है, वही क्वेश्चन आपके पूछा जाता है। और ये कई बार 10 नंबर में और ज़्यादातर 20 नंबर में इसके क्वेश्चन को पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में राज्य की प्रकृति के बारे में व्याख्या कीजिए। तो इसकी हम आज राज्य की प्रकृति के बारे में देखेंगे। तो क्वेश्चन ये रहा, ध्यान से सुनिएगा जो मैं बातें बोलता हूँ, ध्यान से सुनिए कैसे इसका आंसर लिख। देखो, कुलीन वर्ग जो दिल्ली सल्तनत में राज्य के महत्वपूर्ण घटक थे। यानी दिल्ली सल्तनत में अगर आप देखोगे तो जो दिल्ली के अमीर हैं या जो कुलीन वर्ग हैं, जो अमीर लोग हैं, कुलीन का मतलब होता है जो पैसे वाले हैं, जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कुलीन वर्ग दिल्ली सल्तनत में राज्य में महत्वपूर्ण घटक यानी महत्वपूर्ण थे। इनके अंतर्गत अधिक संख्या में तुर्की गुलाम सम्मिलित थे। यानी ज़्यादातर जो दिल्ली सल्तनत के अमीर थे वो क्या थे, तुर्क गुलाम थे या कह सकते हैं तुर्क मुसलमान थे, जिनके शासकों के साथ निष्ठा के संदर्भ में अत्यधिक जटिल थे। यानी कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत के सुल्तान और दिल्ली के जो अमीर होते थे उनमें क्या थे, अत्यंत जटिल संबंध थे, उन दोनों में रिलेशनशिप काफ़ी जटिल बने हुए थे। मालिक शासक की मृत्यु होने के पश्चात ये अक्सर नए शासकों के खिलाफ विद्रोह कर देते थे। यानी कहने का मतलब है दिल्ली के जो अमीर होते थे, अगर दिल्ली सल्तनत में कोई सुल्तान रहता था, अगर वह सुल्तान की मृत्यु हो जाती थी तो ये लोग क्या कर देते थे, दिल्ली सल्तनत के खिलाफ विद्रोह कर देते थे। कोई अपने व्यक्ति को या इनका कोई हमदर्द होता था या इनका जो व्यक्ति होता था उसको शासक बनाने के लिए हमेशा क्या करते थे, प्रयासरत रहते थे। अतः शासकों और कुलीन वर्गों के बीच सत्ता के संघर्ष की एक आम बात थी, क्योंकि जो कुलीन वर्ग था वो सोचता था कि शासक हमारे अकॉर्डिंग बने, लेकिन जो सत्ता थी वह उसके अकॉर्डिंग कोई शासक बनता था। यानी कह सकते हो कि दिल्ली सल्तनत में दिल्ली के सुल्तानों के बीच में और दिल्ली के अमीरों के बीच में हमेशा संघर्ष की स्थिति बनी रही, क्योंकि जो दिल्ली के अमीर थे या जो कुलीन वर्ग था वो सोचता था कि हमारे अकॉर्डिंग कोई शासक बने, जो कठपुतली शासक बने, जिसके हमारे कहने से वो सारे कामों को करता रहे। यानी दिल्ली के अमीर सोचते थे कि हमारे अकॉर्डिंग कोई शासक बने और ऐसा नहीं हो पाता था। इसलिए दिल्ली के अमीरों में या दिल्ली के सुल्तानों में कह सकते हो कि संघर्ष की स्थिति आम बात हो गई थी। सबसे पहले तुर्क कुलीन वर्ग ने सत्ता के महत्वपूर्ण पदों पर अधिकार स्थापित। सबसे पहले के बाद जो कुलीन वर्ग था दिल्ली में, जो दिल्ली के अमीर थे, उन्होंने क्या कर लिया था, सत्ता के जो महत्वपूर्ण पद हैं यानी प्रशासन में, सेना में, जितने भी इंपॉर्टेंट पद होते थे ये सभी पदों पर आ गए थे। लेकिन खिलजी के आगमन के साथ, लेकिन जब खिलजी आते हैं तो इन खिलजी शासकों ने क्या किया, कुलीन वर्ग को स्थिति में परिवर्तन आया। इन्होंने मुसलमानों के विभिन्न वर्ग कुलीन वर्गों में शामिल हो गए। यानी देखो, खिलजी का शासनकाल आने से पहले दिल्ली के जो अमीर थे वो महत्वपूर्ण पदों पर विद्यमान थे, लेकिन जब खिलजियों का शासनकाल आता है तो दिल्ली के अमीरों को कई सारे पद छोड़ने पड़ते हैं। उन पर अन्य जो लोग थे उनको मौका मिलता है, या अन्य जो मुसलमान थे वो कहीं कहीं शासन में, प्रशासन में उनको स्थान में। यानी कहला हम कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत की जो पहली प्रकृति थी उसमें आप कह सकते हैं कुलीन वर्ग की स्थिति। आप पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, कुलीन वर्ग की स्थिति। और कुलीन वर्ग की स्थिति अगर हम देखेंगे तो ये लगातार जो शासक है उसके बीच में क्या है, संघर्ष की स्थिति बनी रहती है, क्योंकि कुलीन वर्ग चाहता था कि हमारे अकॉर्डिंग शासन चले या हम लोग जैसे चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग, या कोई कठपुतली शासक बने जो हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग शासन करते रहे। लेकिन ऐसा हमें
देखने को नहीं मिलता है, इसीलिए कुलीन और दिल्ली के अमीरों में संघर्ष की स्थिति बनी रही। और कई बार शासक भी चाहता था कि वह कुलीन वर्ग के बीच जाए, कुलीन वर्गों का समर्थन हासिल करना चाहते थे। यानी कुलीन वर्ग और दिल्ली के सुल्तानों में संघर्ष की स्थिति हमें देखने को मिलती है। पूरे सल्तनत काल में कुलीन और दिल्ली सल्तनत के शासकों में संघर्ष और विद्रोह और दमन हमें देखने को मिला। अगला पॉइंट देखिए, ठीक है, अगला देखिए, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत राज की प्रकृति समझने के लिए हमें आधुनिक विद्वानों में फक्र ए बुद्रवी के आबाद ए हब व सुजात के जिया बरनी की फतवा ए जहांगीरी जैसे स्रोतों की मदद, यानी दिल्ली सल्तनत की प्रकृति कैसे है इसको समझने के लिए दिल्ली सल्तनत में जितने भी इतिहासकार हैं, जिन लोगों ने दिल्ली सल्तनत का इतिहास लिखा है, उनके समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनके द्वारा लिखे गए जो स्रोत हैं उनको हमें पढ़ना पड़ेगा, तभी हम शायद दिल्ली सल्तनत की प्रकृति कैसी थी उसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। बहस के केंद्र बिंदु में क्या दिल्ली सल्तनत का आधार के बाद में मुगल साम्राज्य में अपना वैभव शक्ति बनाने में सक्षम हो सका। एक क्वेश्चन ये होता है, क्या दिल्ली सल्तनत की प्रकृति के बाद अगर देखेंगे तो मुगल जो साम्राज्य था वह अपना वैभव का मतलब होता मान सम्मान या बड़ाई या शक्ति बनाने में सफल रहा। मैक्स वेबर ने दिल्ली सल्तनत को पितृसत्रात्मक वंशानुगत राज, यानी मैक्स वेबर जो है, ध्यान सुना, मैक्स वेबर क्या बताते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत था वो पितरात्मक वंशानुगत राज था। पितृ सत्रात्मक वंशानुगत राज का मतलब होता है कि जो पिता है, पिता की तरफ से ही राज्य चलता था, यानी वंशानुगत राज था। यानी बेटे का बेटा शासक बनेगा, यानी दादा शासक हैं तो बेटा शासक बनेगा, बेटा शासक बनेगा, बेटा शासक बना तो उसका बेटा, यानी वंशानुगत का मतलब था पारंपरिक था, परंपरा, यानी दादाजी फिर पिताजी फिर उसका बेटा, इस प्रकार से। और दूसरा इसमें जो वर्ड आपके लिए यूज किया गया है पितृसत्रात्मक, यानी यहाँ पर पिता जो होता था उसकी तरफ से जो लोग शासक बनते थे वो बनते थे। मातृ सत्तात्मक राज का मतलब होता है कि माता की जो वंश परंपरा है उसके अकॉर्डिंग शासक बन जाना। लेकिन पितृसत्तात्मक वंशानुगत राज्य ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं। कई सारे इतिहासकारों का मानना है कि जो दिल्ली सल्तनत था उसकी जो प्रकृति थी वह वंशानुगत थी। ठीक है, आगे देखिए, अर्थात जिस राज्य में जिसमें शासक राज्य पर नियंत्रण करने के लिए कुछ प्रशिक्षित और भरोसेमंद अधिकारियों पर आश्रित रहता था, सब वे प्रशासनिक कार्यों में संलग्न रहते थे और स्थानीय स्तर पर उन्हें सत्ता दी जाती थी। तो यानी पितृसत्तात्मक राज्य में हमें क्या देखने को मिला, दिल्ली सल्तनत में क्या होता था कि जो राज्य होता था उसमें क्या होते थे, जो कुछ लोग प्रशिक्षित होते थे, जो भरोसेमंद होते थे, उनको ही ज्यादातर जिम्मेदारियां दी जाती थी। यानी दिल्ली सल्तनत में जो शासक होता था उन्हीं लोगों पर वह भरोसा जताता था जो लोग ट्रेंड होते थे या शासक के क्या होते थे, भरोसेमंद होते थे, उनको प्रशासन के कार्य दिए जाते थे। और स्थानीय स्तर पर जैसे मान लीजिए उन्हें एकता देनी है या कोई अन्य शासन देना है, सूबेदार बनाना है, तो जो भरोसेमंद अधिकारी होते थे उनको ही क्या दिया जाता था, प्रशासनिक सत्ता दी जाती थी। हालांकि दिल्ली सल्तनत की प्रकृति के संदर्भ में इस धारणा को सिद्ध करने के लिए अभी पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। यानी दिल्ली सल्तनत में इस धारणा ने मजबूत सबूत हमें नहीं मिले हैं कि दिल्ली सल्तनत जो थी वो वंशानुगत थी। इतिहासकार अभी तक इस दृष्टिकोण तक नहीं पहुंच पाए हैं कि दिल्ली सल्तनत की जो प्रकृति थी यानी जो उसका नेचर था वह वंशानुगत था। इस पर अभी भी पर्याप्त सबूत मौजूद नहीं है। जबकि मुगल साम्राज्य की व्यवस्था या साधारण यादव यानी मुगलों के लिए जरूर हम कह सकते हैं कि वहां पर हमें वंशानुगत राज्य देखने को मिला, लेकिन दिल्ली सल्तनत पूरी तरीके से वंशानुगत हो अभी तक इसके प्रमाण या हमें सबूत नहीं मिले हैं या अभी इसको सिद्ध नहीं किया जा सका है। जबकि मुगल साम्राज्य को सिद्ध, देखो आगे देखे, ईश्वरी प्रसाद, हबीबी प्रसाद, इरफान हबीब, यानी ये कुछ इतिहासकार हैं, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान यहाँ पर देखिए, ठीक है। ईश्वरी प्रसाद, हबीबुल्लाह, मोहम्मद हबीब, ए.के. निजामी जैसे इतिहासकारों ने दिल्ली सल्तनत को केंद्रीकृत राज्य माना है। इससे पहले दूसरी जो हेडिंग लिखोगे ना, दूसरी हेडिंग में लिखना वंशानुगत राज्य। ठीक है, दूसरा हेडिंग क्या बताया, पहली मैंने हेडिंग क्या बताई थी, उसमें मैंने बोला था कुलीन वर्ग की स्थिति, और दूसरी जो आपकी हेडिंग रहेगी ध्यान से सुनिएगा उसमें वंशानुगत राज्य लिखना। और तीसरा जो आपकी हेडिंग बनेगी अभी बता दे रहा हूँ, तीसरी हेडिंग लिखो, और तीसरी हेडिंग का अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तीसरी हेडिंग भैया क्या लिखोगे, लिख लीजिए केंद्रीकृत राज्य। तीसरी हेडिंग क्या है, केंद्रीकृत राज्य। तो केंद्रीकृत राज्य को मैं कैसे बताऊंगा, ध्यान सुनो। ईश्वरी प्रसाद, हबीबुल्लाह, मोहम्मद हबीब और ए.के. निजामी जैसे इतिहासकारों का मानना था कि दिल्ली सल्तनत की जो प्रकृति है वह कैसी है भैया, वो केंद्रीकृत राज्य व्यवस्था है। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ रोमिला थापर के अनुसार राजपूतों के मध्य एकता का अभाव था
स्थानीय सत्ता की इकाइयों में आपसी झगड़े थे। निम्न सैन्यीकरण के कारण 1912 में मोहम्मद गोरी की हार हुई, किंतु इसके बाद राजतंत्र का आविर्भाव। हरमन कुलेम जो उत्तर में 1200 में, आंतरिक में मध्यकाल में मुस्लिम राज को राजतंत्र के रूप में दर्शाते हैं, जिसका नेतृत्व एक शक्तिशाली शासक द्वारा केंद्रीकृत शासन को पदानुक्रम है। यानी ज्यादातर इतिहासकार क्या मानते हैं कि दिल्ली सल्तनत की जो प्रकृति थी वह क्या थी, केंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी। यानी जैसे हम मुगलों को कहते हैं, पूरी तरीके से मुगलों को तो प्रमाणित हो गया कि मुगल जो सत्ता थी वह पूरी तरीके से कह सकते हैं कि केंद्रीकृत शासन था, लेकिन दिल्ली सल्तनत भी केंद्रीकृत शासन था। इसको कई सारे इतिहासकारों ने माना है। लेकिन दिल्ली सल्तनत मुस्लिम राज्य थी, इस पर भी अभी इतिहासकारों में मतभेद बना हुआ। क्या दिल्ली सल्तनत एक पूरी तरह से मुस्लिम स्टेट था, इसको मानने में भी अभी इतिहासकारों में काफ़ी मतभेद है, लेकिन अभी इसको मत को वैधता नहीं मिली। लेकिन आधुनिक सोच से पता चला है तुर्कों की राजनीतिक व्यवस्था में कई चुनौतियों का सामना करना, राज्य किस तरह तक केंद्रीकृत था। यानी तुर्कों की कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता था, यानी जो हमारे तुर्क शासक थे। ठीक, फिर भी कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत काफ़ी हद तक केंद्रीकृत राज था। यानी जो सेंटर था वो काफ़ी मजबूत था और सेंटर के अंतर्गत ही सारी शक्तियों का प्रशासन चलता था। यानी केंद्र यानी दिल्ली से ही सारी शक्तियों का निर्धारण होता था। यानी जो शासक होता था उसी के अंडर ही पूरी शासन व्यवस्था थी, उसी को हम बोलते हैं केंद्रीकृत शासन व्यवस्था। यह विवाद का विषय है कि हालांकि निश्चित रूप से साम्राज्य में कुछ ऐसे सीमा तक केंद्र की सत्ता थी जिसके अनेक स्थानीय ताकतों को सुल्तान और दरबार में वर्चस्व स्वीकार करना पड़ता था। यानी कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक जो शासन था दिल्ली सल्तनत में केंद्रीकृत था, लेकिन कुछ जगहों पर अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर स्थानीय सरदारों को या छोटे छोटे लोगों को या जो कह सकते हैं जो स्थानीय ताकतें थी उनको भी कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत सत्ता मिली हुई थी। केंद्र अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए करों को वसूल करने के अतिरिक्त क्षेत्र में विस्तार के लिए विरोधों का दमन करने के लिए आवश्यक गतिविधियां, यानी जो दिल्ली सल्तनत थी उसमें अगर देखोगे तो अपना साम्राज्य विस्तार करने में या करों को लेने में, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूल करने में क्या करते थे, वो विरोधियों का दमन करने के लिए कई सारी गतिविधियों में लिप्त थी दिल्ली सल्तनत। आगे देखिए इसमें क्या लिखी होगी, जो अभी हेडिंग मैंने बताई थी उसमें क्या बताया था आपको, मैंने जो बताया था उसमें ध्यान से सुनिएगा। उसमें मैंने आपको बताया केंद्रीकृत राज्य, और उसमें कह सकते हो केंद्रीकृत राज्य तथा मुस्लिम राज्य। इसमें भी कुछ इतिहासकार कहते हैं केंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी दिल्ली सल्तनत, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि एक मुस्लिम राज्य था। आगे देखिए स्टीफन कैमरन ने आगे देखिए यहाँ पर जो आपको मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे देखो स्टीफन कैमरन ने दिल्ली सल्तनत का आर्थिक संदर्भ में विश्लेषण किया। यानी जो एक विदेशी इतिहासकार है वह दिल्ली सल्तनत की आर्थिक आधार पर कहीं कहीं उसने क्या किया, उसका विश्लेषण किया, जबकि कुछ अन्य विद्वानों ने दूसरे समूहों पर ध्यान केंद्रित। देखो जब आप दिल्ली सल्तनत का नेचर देखोगे तो आप किस आधार पर कर रहे हो, क्या आप शासन के आधार पर कर रहे हो या शासक के आधार पर कर रहे हो, शासक के नेचर पर, या आप मान लीजिए राजस्व पर नेचर पर। यानी कह सकते हैं कि स्टीफन कैनरमन जो थे उन्होंने दिल्ली सल्तनत की आर्थिक संदर्भों में उसका विश्लेषण किया, बल्कि बहुत सारे दूसरे इतिहासकार थे जो अन्य चीज़ों पर उन्होंने ध्यान केंद्रित किया, जैसे कि सूफियों पर। कुछ लोगों ने सूफियों के आधार पर दिल्ली सल्तनत की प्रकृति को बताया। उनके अनुसार राज्य की संप्रभुता सूफी आध्यात्मिक पीर के कारण बाधित होती थी। यानी जो पीर लोग होते वो दिल्ली सल्तनत की जो प्रकृति थी उसको बाधित करते थे, जबकि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सूफी पीर शेख निजामुद्दीन औलिया ने अपनी खानका राजधानी में स्थापित कर दी। इस तरह सुल्तान को राजनीतिक शासन में प्रभाव में बड़ी चुनौती थी। अतः शासकों के लिए धर्म और धार्मिक गतिविधियों को अलग रखना आवश्यक था। ऐसा प्रतीत होता है दिल्ली सल्तनत के शासक मुख्य रूप से इस्लाम को गौरवान्वित करना चाहते थे तथा क्षेत्र में अन्य धर्मों का दमन करना चाहते थे। यहाँ पर बताया गया है कि जो इस्लामी, अगर कह सकते हैं कि अगर हम दिल्ली सल्तनत को अगर एक धार्मिक रूप से अगर देखें तो दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान थे वह इस्लाम को गौरवान्वित करना चाहते थे, बल्कि अन्य जो धर्म थे, जो अन्य रिलीजन थे उसमें अगर देखोगे तो उनको कह सकते हैं कि उसको गौरव, लेकिन अन्य धर्मों के लोगों का वह दमन करना चाहते थे। लेकिन कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत को जो सूफी थे उनसे काफ़ी संघर्ष का, यह कह सकते हैं उनसे काफ़ी कह सकते हैं कि क्योंकि दिल्ली सल्तनत में क्या था, जो सुल्तान थे वह अपने अकॉर्डिंग, ध्यान रखना, वह अपने अकॉर्डिंग शासन को चलाना चाहते थे और ये बताते थे कि इस्लाम के अकॉर्डिंग है, या कह सकते हैं वो कहते थे ये शरीयत के अकॉर्डिंग हम शासन चला रहे हैं। लेकिन
ज़्यादातर सुल्तानों ने शरीयत के अकॉर्डिंग शासन नहीं चलाया, लेकिन वो कहते थे कि हमारा जो स्टेट है धार्मिक है। क्या होता कि निजामुद्दीन औलिया की जब खानका दिल्ली में बनती है तो दिल्ली के सुल्तानों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि निजामुद्दीन औलिया क्या है, एक सूफी पीर हैं और इस्लाम के बड़े जानकार थे, यानी कह सकते हैं कि उनका काफ़ी मान सम्मान है। और दिल्ली सल्तनत में अगर कोई शासक है, अगर वह इस्लामिक पद्धति के अकॉर्डिंग शासन नहीं चलाएगा तो उनके लिए क्या बड़ी चुनौती का भी सामना यहाँ पर करना पड़ रहा था। ठीक है, लेकिन सावधानी से अगर परीक्षण करें तो पता चलता है कि महत्वपूर्ण पदों पर आसानी से लोग धार्मिक कट्टरता में विश्वास नहीं करते थे। अगर आप देखोगे दिल्ली सल्तनत में अगर एक चीज़ थी, अगर हम राज्य की प्रकृति के बारे में देखें तो यहाँ पर कह रहे हैं धार्मिक कट्टरता हमें देखने को नहीं मिलती। यानी दिल्ली सल्तनत को आप कह सकते हो कि दिल्ली सल्तनत में हमें धार्मिक कट्टरता यानी लोगों के बीच में हिंदू मुसलमान इस प्रकार की चीज़ें नहीं व्याप्त थी, बल्कि लोगों में हमें सद्भाव ज़्यादा देखने को मिला। ठीक है, हिंदू मुसलमान इस प्रकार की धार्मिक कट्टरता में विश्वास नहीं था। दिल्ली सल्तनत को इस्लामिक राज्य कहना उपयुक्त नहीं लगता, यानी आप दिल्ली सल्तनत को एक इस्लामिक स्टेट या इस्लामिक राज्य नहीं कह सकते हो, क्योंकि क्या था कि यहाँ पर धार्मिक आधार पर हमें बंटवारा देखने को नहीं मिलता है, बल्कि यहाँ पर सभी धर्म के लोगों का सम्मान था, मान सम्मान था और सभी लोग अच्छे से रहते थे। इसलिए हम दिल्ली सल्तनत को एक इस्लामिक राज्य नहीं कह सकते हैं, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत राज्य ने धर्म के प्रचार हेतु कोई खास कदम नहीं, यानी जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे उन्होंने इस्लाम को बढ़ाने के लिए, इस्लाम के प्रचार करने के लिए कोई खास साधन नहीं उठाते। यानी दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान है वह इस्लाम को बढ़ाने के लिए या इस्लाम का प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने कोई खास कदम नहीं उठाए। इसीलिए कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत की जो राज की प्रकृति थी वह इस्लामिक नहीं थी। अगर दिल्ली सल्तनत की राज की प्रकृति इस्लामिक होती तो शायद हम कह सकते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत जो इतिहास का जो शासक थे वह इस्लाम को बढ़ाने के लिए कई सारे कदम उठा रहे, लेकिन उन्होंने कदम नहीं उठाए। इसलिए कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत की जो प्रकृति है वह इस्लामिक स्टेट नहीं थी या दिल्ली सल्तनत इस्लामिक राज्य नहीं था। ठीक है, राज्य के प्रभुत्ता को बनाए रखने के लिए राज्य अक्सर भवन, मस्जिद, नहर, कुएं आदि का निर्माण को बढ़ावा देता था। अगर आप देखोगे राज्य कह सकते हैं कि लोगों के लिए, भलाई के लिए अक्सर भवन बनवाता था, मस्जिद बनवाता था, कुएं बनवाता था या नहरों को निर्माण कार्य करता था। अतः यह माना जा सकता है दिल्ली सल्तनत में शासक वर्ग विभिन्न क्रियाकलापों में काम करते थे। यानी दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे वह विभिन्न काम करते थे और कई सारे क्रियाकलापों में लिप्त थे, क्योंकि प्रभावी शासन के लिए काम किए जा रहे थे। इसके कुछ घटक सर्वव्यापी हैं, कर व्यवस्था और कुछ परिवर्तनशील, यानी कर व्यवस्था में हमें परिवर्तन देखने को मिलता है जो सर्वव्यापी तथा आवश्यकता अनुसार होती थी। यानी जो दिल्ली सल्तनत में जो कर व्यवस्था थी वह सर्वव्यापी थी, यानी पूरे राज्य में एक जैसा ही टैक्स लिया जाता था या एक जैसा ही टैक्स को किया गया था। और दूसरा कह सकते हैं कि जो राजस्व था उसमें परिवर्तनशील भी थे, जो समय के साथ परिवर्तन भी होता था। निश्चित रूप से 13वीं शताब्दी से प्रारंभ में नए उभरे राज्य में अगर देखेंगे तो तत्कालीन जो प्राथमिकताएं थी वह 14वीं शताब्दी तक राज्य की भिन्न थी। यानी कह सकते हैं कि 12वीं शताब्दी और 13वीं शताब्दी में जैसे दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है, 14वीं और 15वीं शताब्दी आते उसमें हमें कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने, यानी दिल्ली सल्तनत की जो राज्य की प्रकृति आप लिखोगे उसमें कुछ हेडिंग लिखोगे, और हेडिंग क्या क्या रहेगी मैं सिर्फ हेडिंग बोल रहा हूँ, जितना एक्सप्लेन करना था उतना मैंने सारा कर दिया। अब हेडिंग सुनो, पहली जो हेडिंग लिखोगे उसको लिखोगे भूमिका। दूसरी हेडिंग क्या लिखोगे, दूसरी हेडिंग लिखोगे उसमें मैं बता दे रहा हूं, उसमें लिख लेना, इसमें आप लिखना जो मैं बोलूंगा वही लिखना। ठीक है, यहां पर लिखो दिल्ली के अमीर लिखो। ठीक है, या कुलीन वर्ग की स्थिति, पहली हेडिंग क्या लिखोगे भूमिका, दूसरी हेडिंग लिखोगे कुलीन वर्ग की स्थिति, और तीसरी हेडिंग क्या लिखो, तीसरी हेडिंग को लिखिए वंशानुगत राज्य, क्योंकि कई सारे लोगों ने बोला वंशानुगत राज्य। फिर अगला क्या लिखोगे, अगली हेडिंग लिखो केंद्रीकृत राज्य, केंद्रीकृत राज्य, और अगला लिखो मुस्लिम राज्य, अगला लिखो मुस्लिम राज्य। ठीक है, क्योंकि कई सारे लोगों ने बताया मुस्लिम राज्य है, लेकिन माना नहीं गया कि ये मुस्लिम स्टेट है, ये मुस्लिम राज्य को इसमें माना नहीं गया था। ठीक है, इसको मुस्लिम राज्य माना नहीं जाते था। ठीक है, लिख लिया। आगे लिखो धार्मिक गतिविधियों में अगर देखोगे, यानी दिल्ली सल्तनत की प्रकृति के अन्य कारण में देखते हम देखेंगे राजस्व को देख लेंगे या अन्य जो चीज़ें थी, यानी मुस्लिम स्टेट हम इसे नहीं कह सकते, यानी इस्लामिक राज्य नहीं था, बल्कि दिल्ली सल्तनत जो सुल्तान थे वह कई सारे अन्य कामों को भी क्या करते, ऐसा कोई धार्मिक स्टेट नहीं था। अगर कोई धार्मिक स्टेट होता तो इस्लाम को बढ़ाने के लिए वो कोई न कोई कदम उठाए। हाँ, ये जरूर था कि इस्लाम को गौरवान्वित करने वाले वो कार्यों को किया करते। धार्मिक गतिविधियों
ये अगला लिख देना, उसमें हेडिंग बनना चौथी जो बना लिया, धार्मिक गतिविधियां लिख देना, ठीक है। धार्मिक गतिविधियों में सारी चीज़ें बता देना जो मैंने बताया। अन्य प्रकृति में लिखोगे ये जो बाकी जो जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें राजस्व जो होता है या राज्य की प्राथमिकताएं क्या थी, इन सारी चीज़ों को आप लिख देना। लास्ट में निष्कर्ष देना, दिल्ली राज्य की जो प्रकृति थी उसमें बारे में कई प्रकार के शोध हो चुके हैं और मूलतः दिल्ली सल्तनत की प्रकृति में देखा गया है कि यहाँ पर जो अगर देखोगे कुलीन वर्ग हमेशा संघर्ष की स्थिति में बना रहा। दूसरा वंशानुगत राज्य को लेकर के, और दूसरा मैं बोलूँगा वंशानुगत राज्य को लेकर के, केंद्रीकृत राज्य को लेकर के और मुस्लिम स्टेट को लेकर के कि इसकी प्रकृति ऐसी है, इसको लेकर के अभी भी इतिहासकारों में कई प्रकार के मतभेद बने हुए हैं, ठीक है। तो इन सभी जितने भी इसको मन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपके जब एग्जाम होगे ना तो एग्जाम में इस क्वेश्चन की आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, इसीलिए शायद मैं इस क्वेश्चन को बता रहा हूँ। क्वेश्चन मैं दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से सुन लेना सभी। दिल्ली सल्तनत काल में राज्य की प्रकृति कैसी थी, चर्चा कीजिए। ये आपको 20 नंबर मिले, इसलिए इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर एक बार दोबारा समझ में नहीं आएगा तो आप इसको दोबारा प्ले करके सुन लेना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।